आज के इस करंट अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज की मुख्य सुर्खी में चारा घोटाला, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। ये आज इस पर डिसीजन हुआ है। और राज्य की जो विशेष सीबीआई अदालत है, उसने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया है। और ये पांचवा मामला है जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पांचवा मामला है, डोरंडा कोषागार का मामला है, इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखना होगा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश कौन हैं? तो सीके शशि ने फैसला सुनाया है आज 15 फरवरी को, और सज़ा इस बारे में 18 फरवरी को सुनाई जाएगी। और ये पांचवें मामले में 1996 में रांची के डोरंडा पुलिस स्टेशन में इस बारे में एफआईआर हुई थी और सीबीआई जांच हुई थी। करंट अफेयर्स का ये विषय है आज का। और दूसरा न्यूज़ है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में एलजी वर्सेस जो वहाँ की निर्वाचित सीएम हैं उसके बीच में मामला है। सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, तो इसकी सुनवाई होनी है। जुलाई 18 में इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी 5 न्यायाधीशों की पीठ ने, और तमाम मापदंड निर्धारित किए थे। 2014 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये टकराव हुआ था, और उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का 5 न्यायाधीशों का संविधान पीठ इसके लिए सुनवाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन उपराज्यपाल एलजी की शक्तियों को यह कहते हुए कम कर दिया कि उसके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और उसे चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना है। लेकिन पिछले साल पार्लियामेंट ने इसमें संशोधन किया था, जिसका नाम है जीएनसीटीडी, यानी नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली संशोधन अधिनियम 21 को पास किया था, और इसी अधिनियम को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत एलजी को ही दिल्ली का सरकार माना गया, जो निर्वाचित सरकार पर लेफ्टिनेंट जनरल को अधिक शक्तियां देता है। अब इसी जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2021 को, जिसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये याद रखना होगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 भी करंट अफेयर्स का विषय बना है कि ये क्या है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है सघन मिशन इंद्रधनुष, जिसे नाम दिया गया IMI 4.0, और विश्व स्तर पर सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का ये क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से कवर दिया जाना है। तो इसका संबंध सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है। 4.0 ये लॉन्च किया है, और जो ये है इसको 2017 में प्रारंभ किया गया था। अभी तो 4.0 लॉन्च हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग 17 में हुई थी। और इसके तहत जो है मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। और इसके तहत 2020 के बजाय 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु कई जिलों पर केंद्रित किया गया था। और ये 2.0 जो था वो 19-20 के दौरान 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। 27 राज्यों के कुल 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य था, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना था। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 भी लॉन्च किया गया पिछले साल 2021 में, और इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुंचना है जहां टीकों के वितरण का अभाव है, और इसमें सभी को देना था। तो ये भी 3.0 हो गया। अब 4.0 लॉन्च हुआ है। अगला जो न्यूज है, केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से क्रूड पाम ऑयल CPO के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये कितना से कितना किया गया है। तो 7.5% से 5% घटा दिया है। क्या चीज़ में? तो क्रूड पाम ऑयल में। क्या चीज़ घटाया है? तो कृषि अवसंरचना विकास उपकर।
और ये पाम ऑयल क्या, तो पाम ऑयल, पाम जो तेल है एक तरह से वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है, ये पूछ सकता है। और इसका उपयोग डिटर्जेंट में, प्लास्टिक में, सौंदर्य प्रसाधन में, जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। और कमोडिटी के शीर्ष उपभोक्ता जो हैं भारत, चीन और यूरोपीय संघ हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत होता है। पाम ऑयल के बारे में ये जानकारी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये उपकर है क्या, कृषि अवसंरचना विकास उपकर। तो ये एक शेष है और एक विशेष प्रयोजन से ये कर लगाया जाता है, जो मूल दरों पर अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है, मूल दरों पर अतिरिक्त रूप से। और इस नए AIDC यानी कृषि अवसंरचना विकास उपकर का उद्देश्य क्या है, तो कृषि बुनियादी ढांचे के विकास पर निवेश हेतु वित्त यानी पैसे को एकत्रित करना है। और इसका उपयोग न केवल उत्पादन को बढ़ावा देने बल्कि कृषि उत्पादन को कुशलतापूर्वक संरक्षित और संसाधित करने में भी किया जाएगा। तो ये उपकर के बारे में भी करंट अफेयर्स का विषय बनता है। भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश संबंध में घोषणा किया गया है कि मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12-18 महीने बाद एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन एक तरह से है कि अभी अंतरिम होगा, प्रोविजनल ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके लगभग 1.5 साल बाद एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता हेतु दोनों देश तैयार हैं। दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें गुड्स, सेवा, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं शामिल है। इससे पूर्व भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव में। जानिए मुक्त व्यापार समझौता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात बाधाओं को कम करने हेतु एक समझौता है। एक तरह से फ्री ट्रेड एरिया यानी कि जो कस्टम शुल्क है सीमा पर, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है या मिनिमल लेवल पर वो रहता है। सो निर्विघ्न रूप से आयात निर्यात हो रहा है, मेन उद्देश्य यही होता है। एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा या सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। FTA को अधिमान्य व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। RBI से अगला करंट अफेयर्स है कि 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत रेटों की घोषणा की है। पॉलिसी रेट का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इसको अपरिवर्तित अनचेंज रखा है। 10वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार 22 मई 2020 को चेंज हुआ था और उसके बाद अब तक बदलाव नहीं किया गया है। तो ये जानना होगा कि ये रेपो रेट क्या है और ये क्या रेट है। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी जानना है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI अधिनियम 1934 के तहत जो MPC है, मौद्रिक नीति समिति, एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। MPC क्या है? एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा है जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित हुआ है और RBI का पूर्व गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, पूर्व गवर्नर। MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है। 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में RBI द्वारा नियुक्त समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिफारिश उर्जित पटेल के नेतृत्व में जो नियुक्ति समिति थी उसी ने की थी 2014 में। तो इम्पोर्टेंट बात है। और रेपो रेट के बारे में कहा जाता है कि इसे 4% पर बरकरार रखा गया है। वर्तमान में जो रेपो रेट है 4% है। इसका मतलब है बैंक उधार और जमा दरों में वृद्धि नहीं करेंगे तथा ऋण पर EMI जो है पहले जैसा ही रहेगा। क्या है रेपो रेट? वह रेट जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में RBI है, वाणिज्यिक बैंकों के पास धन की कमी होने पर उन्हें पैसा उधार देता है। जैसे RBI SBI को अगर पैसा देता है तो जिस रेट पर RBI
एसबीआई को पैसा देगा वो रेपो रेट होता है। यहाँ केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की खरीद करता है, सिक्योरिटीज की खरीद करता है। तो ये है रिवर्स रेपो रेट 3.35% वर्तमान में है, जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। अगर आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है तो वो रेपो रेट पर देता है, और बैंकों से पैसा आरबीआई ले रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है। बैंक रेट 4.25% है, और वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है, एक तरह से रीडिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं बैंक रेट को। जिस रेट पर वो रीडिस्काउंट करता है प्रतिभूतियों को, वही बैंक रेट होता है। ये वर्तमान में 4.25% है। एक और पॉलिसी रेट होता है सीमांत अस्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर, इसको 4.2% पर बरकरार रखा गया है। आप देखें एमएसएफ दर भी 4.2% है और बैंक रेट भी 4.2% है। वहीं रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। तो बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सेम रेट है। और क्या है एमएसएफ? तो अनुसूचित बैंकों के लिए आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई से उधार लेने हेतु एक विकल्प है। जब इंटरबैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, मान लीजिए कि एसबीआई जो है वो इंडियन बैंक या किसी कैनरा बैंक से नहीं ले सकता, तब आरबीआई सहायता देता है इमरजेंसी में, और वो सीमांत अस्थायी सुविधा दर पर देता है, यानी एमएसएफ दर पर उसको उपलब्ध होता है। एलआईसी भी एक करंट अफेयर्स के रूप में इस समय लगातार चल रहा है, क्योंकि सरकार की तैयारी है एक तरह से कि आईपीओ आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एलआईसी आने पर एलआईसी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे नंबर पर चली जाएगी। आईपीओ को लेकर एसबीआई में जमा दस्तावेजों के मुताबिक सरकार 31 करोड़ इक्विटी शेयर के जरिए 5% अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज आजकल चल रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में G20 की अध्यक्षता और G20 सचिवालय सेक्रेटेरिएट में स्टाफ की नियुक्ति के बारे में फैसला हुआ है। और इसमें कहा गया है कि G20 सचिवालय के ढांचे और रिपोर्टिंग की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। भारत सरकार की ओर से जो G20 सचिवालय तमाम नीतियों को लागू करने के प्रति जवाबदेह होगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत को G20 की अध्यक्षता मिलेगी। 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। इस दौरान 2023 में G20 की बैठक की मेजबानी भारत को ही करनी है। इसके साथ ही अध्यक्षता किसी और देश को मिल जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के पास दिसंबर 1, 2022 में G20 की अध्यक्षता आ जाएगी और सचिवालय ही भारत में बन रहा है। ये भी पूछा जा सकता है क्या है G20? दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रगतिशील देशों का संगठन है। इस मंच पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में अहम भूमिका निभाता है। G20 सचिवालय को भारत की अध्यक्षता के मूल कार्यों के साथ साथ ज्ञान, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित कार्य तय करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इंपॉर्टेंट है G20 के बारे में जानना। रॉयल सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतायर ऐतिहासिक दौरे पर भारत आए 14 फरवरी 2022 को, और किसी सेवारत शाही सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर की पहली भारत यात्रा है। इसलिए इस यात्रा का महत्व है और इसको ध्यान में रखना है। दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन का भी ये मामला है। दिसंबर 2020 में भी भारत के आर्मी के जो चीफ हैं नरवणे, उन्होंने भी ऐतिहासिक यात्रा की थी सऊदी अरब का, और उसका एक तरह से सऊदी अरब की ये सेना प्रमुख की पहली भारत यात्रा है। इसको याद रखना है कि किस देश के ये चीफ आए थे। 16 फरवरी को टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे प्रधानमंत्री। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत शिखर विकास सम्मेलन 16 फरवरी 22 को ये बात होगा, और टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानिंग इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर पर ये भाषण होगा प्रधानमंत्री का। कुछ जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आपके लिए कि इंडिया टू रिप्लेस डीजल बाई रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, यानी कि भारत डीजल को रिप्लेस करने जा रहा है और उसके जगह पर नवीनीकृत ऊर्जा ला रहा है कृषि क्षेत्र में 2024 तक।
इंडियन रेलवे टू सेटअप कंट्रीज बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी, दिल्ली में भारतीय रेलवे स्थापित कर रहा है देश का सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी। विच कंट्री रीइलेक्ट्स प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टर्म, जर्मनी में सेकेंड टर्म के लिए फ्रैंक वॉल्टर स्टीमन को राष्ट्रपति चुना गया है। और किसको एमडी और सीईओ चुना गया है एयर इंडिया का, इकर ऐची को चुना गया है। ये करंट अफेयर्स है। अब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, पूरी तरह ये चला गया है टेस्ला कंपनी के पास, जो कि टाटा की है कंपनी, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक सुभद्रा कुमारी चौहान, आज इनका पुण्यतिथि है और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और प्रथम महिला सत्याग्रही 1923 और 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनेक हिंदी कविताओं की रचना की और सबसे प्रसिद्ध रचना का इनका है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी और एक डाक टिकट भी जारी किया गया था 1976 में। तो ये आज ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत ये सभी लोगों के जीवनी पर विस्तृत जानकारी सरकार द्वारा दी जा रही है। और आज पहला स्टेप ही यूपीएससी बीपीएससी में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सबसे आसान स्टेप हो जाता है, लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए सुझाव है कि पहला स्टेज के लिए अपने पूरी तरह से तैयारी करें और किसी प्रकार के निगेटिव बातों से सरोकार न करें और आगे बढ़ते जाएं। आज के इस करंट अफेयर्स में बस इतना ही, और फिर आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।